कार्टिकल की बात करें तो कार्टिकल हम देखते हैं कि ये ऐसा नेफ्रॉन होता है जिसका ये हमारे पास लूप ऑफ हेनले जो होता है ये छोटा होता है और इसका काम क्या होता है कि इसने वाटर लेवल को मेंटेन करना होता है और यहाँ पर इसका और एक हमारे पास एक्सक्रीशन के अंदर रोल आ जाता है। दूसरे नंबर पर अगर हम जेक्स्ट्रा मेडुलरी की बात करें तो ये ऐसा नेफ्रॉन होता है जो कि अगर हम देखते हैं कि बॉडी के अंदर जो वाटर लेवल है वो कम हो जाता है तो वाटर लेवल को मेंटेन करने के अंदर ये अपना फंक्शन प्ले करता है। तो जेक्स्ट्रा मेडुलरी बेसिकली ये आप कह सकते हैं कि जो यूरिन होता है उसको कंसंट्रेटेड करता है, उसको गाढ़ा करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर को लेवल जो है उसका मेंटेन रखा जा सके। तो इस तरह हमारे पास हमने इसकी दो टाइप्स देख ली। अब हम बेसिकली आ जाते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के ऊपर। नेफ्रॉन का हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि बेसिकली नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है ये किन पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है और बाद में हम इसका फंक्शन भी यहाँ पर देखेंगे। हम देखते हैं कि जो हमारे पास एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है ये हमारे पास एक कप लाइक स्ट्रक्चर से स्टार्ट होता है। सबसे पहले जहां से ये स्टार्ट होगा ये कप लाइक हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है। इसको हम नाम देते हैं बुमेन कैप्सूल का। ये हमारे पास आ जाता है बुमेन कैप्सूल। तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्या होता है कि यहाँ पर हमने देख ली ये बोमन कैप्सूल है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां से एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने देखा कि स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पर इसके अंदर कुछ खून की रगें मौजूद होती हैं। इस बोमन कैप्सूल के अंदर कुछ खून की नालियां मौजूद होती हैं, उनको हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस का। तो इस तरह हमारे पास जो सेकंड जो आ जाती है इसके अंदर चीज वो हमारे पास आ जाती है ग्लोमेरुलस। इसके अंदर खून की कुछ नालियों का गुच्छा नुमा स्ट्रक्चर होता है, उसको हमने नाम देना है ग्लोमेरुलस का। अब अगर हम देखें ये जो ग्लोमेरुलस होता है यहां से एक नाली इसके अंदर आती है, उसको हम नाम देते हैं एफिरेंट आर्ट्रियोल का नाम देते हैं। और सेकंड हम देखते हैं कि हमारे पास जो आ जाती है यहां से एक नाली निकलती है, उसको हम नाम देते हैं एफिरेंट का, एफिरेंट आर्ट्रियोल। क्लियर हो गया। एक नाली जो इसके अंदर एंटर हो रही है ग्लोमेरुलस के अंदर और दूसरी है हमारे पास एफिरेंट जो कि वहां से निकल रही है। अब यहाँ पर ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। उसकी वजह क्या होती है कि हमारे पास ये जो एफिरेंट आर्ट्रियोल होती हैं ये थोड़ी सी तंग होती है, नालियां ये थोड़ी सी तंग होती है। अगर हम पीछे एफिरेंट की बात करें तो ये हमारे पास खुली होती हैं, पीछे से ब्लड का प्रेशर तेज होगा, आगे ये नालियां तंग होंगी तो इसकी वजह से खून ज्यादा पास नहीं होगा। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि इनके अंदर ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। अब सेकंड हम बात करें बुमेन कैप्सूल की वॉल की, तो ये ब्रीक वॉल होती है, इसमें से जो मटेरियल है वो इजीली पास कर सकता है, तो इसकी जो वॉल होगी वो ब्रीक होगी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि इससे नेक्स्ट रीजन कौन सा शुरू होता है, इसके बाद हमारे पास कुछ आप कह सकते हैं कि नाली नुमा स्ट्रक्चर होता है। उस नाली के अंदर कुछ आप कह सकते हैं कि बल खाए होते हैं उस नाली ने, उसको हम नाम देते हैं प्रोजिमल ट्यूब्यूल का, प्रोजिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का आप नाम दे सकते हैं उसको। ये हमारे पास नाली है प्रोजिमल ट्यूब्यूल, या इसको आप प्रोजिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का नाम देते हैं। यहाँ पर दो तरह की टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, प्रोजिमल ट्यूब्यूल और डिस्टल ट्यूब्यूल। आप एनाटॉमी के अंदर पढ़ के आए होंगे, आपने सुनी होगी। प्रोजिमल का मतलब होता है सेंटर के करीब और डिस्टल का मतलब है सेंटर से दूर। तो ये हमारे पास जो वुमेन कैप्सूल से नेक्स्ट बल खाई हुई एक नाली शुरू होती है, उसको हम नाम देते हैं प्रोजिमल ट्यूब्यूल का। इसके बाद एक स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है, यू शेप स्ट्रक्चर शुरू होता है, उसको हम नाम देते हैं लूप ऑफ हेनले का। ये हमारे पास लूप ऑफ हेनले शुरू हो जाता है। जो हमारे पास ये यू शेप स्ट्रक्चर है इसको हमने नाम देना है लूप ऑफ हेनले। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर होगा यू शेप स्ट्रक्चर। अब इसकी भी दो तरह के हमारे पास, एक नाली नीचे की तरफ जो आ रही है उसको हमने नाम देना है डिसेंडिंग लूप का, और जो नाली ऊपर की तरफ जा रही है उसको हमने नाम देना है असेंडिंग लूप का। तो ये हमारे पास आपने लूप ऑफ हेनले के दोनों स्ट्रक्चर के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो नाली है ये आगे जाकर खुलती है एक नाली के अंदर, उसको हम नाम देते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स का। ये हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट्स आ जाती है। इसका काम क्या होता है
कि इसने यूरिन को कलेक्ट करना होता है और इसको आगे पास कर देना होता है रेनल पेल्विस के अंदर। आपने रेनल पेल्विस के बारे में पढ़ा था कि यूरेटर जहाँ पर किडनी के अंदर ब्रॉड रीजन है उसको हम रेनल पेल्विस का नाम देते हैं। तो कलेक्टिंग डक्ट्स का काम क्या होगा कि इसने यूरिन को कलेक्ट करना है और आगे पास कर देना है रेनल पेल्विस के अंदर। आप यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको कुछ ये स्ट्रक्चर, तो ये बेसिकली यहाँ पर ये चीज को शो करता है कि ये एक नेफ्रॉन दूसरे नेफ्रॉन से कटा हुआ है। हम एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर एक नेफ्रॉन दूसरे के साथ अटैच होता है, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर इस जगह के ऊपर अटैच होता है, तो इसके बारे में आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो बेसिकली हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम नेक्स्ट इसके फंक्शन के ऊपर आ जाते हैं कि जो नेफ्रॉन का फंक्शन है या जो हम किडनी का फंक्शन पढ़ते हैं, बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन के अंदर हम देखते हैं कि इसके दो तीन हम हमारी बुक के अंदर फंक्शन लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, थोड़ा सा ये बोर्ड का हिस्सा काट लेते हैं ताकि आपको फंक्शन भी क्लियर हो जाए। फंक्शन सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन करवाना। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन आप पढ़ के आए कि ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ऑस्मो रेगुलेशन का। सबसे पहला जो नेफ्रॉन का फंक्शन आप पढ़ेंगे वो ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ेंगे। सेकंड हम देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है, एक्सक्रीशन करवाना। एक्सक्रीशन क्या कि जो बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको बॉडी से हार्ड करने का जो प्रोसेस है उसको हम नाम देते हैं एक्सक्रीशन का। तो इसने बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बने हैं उनको एक्सक्रीट करवाना होता है, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्सक्रीशन का। थर्ड हमारे पास फंक्शन इसका मेन आ जाता है, उस फंक्शन को हम नाम देते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन की फॉर्मेशन करवाना इसका मेन फंक्शन होता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यहाँ पर ये यूरिन की फॉर्मेशन बेसिकली 3 स्टेप्स के अंदर हम पढ़ेंगे। पहला जो स्टेप हमारे पास आ जाता है वो होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि ये ऐसा प्रोसेस है, इसमें क्या होगा कि अब हमने पढ़ा था कि ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भी होंगे और यूजफुल प्रोडक्ट भी होंगे। अब यहाँ पर जब ब्लड इसके अंदर ग्लोमेरुलस के अंदर आता है तो इसके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। उस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि इसमें जो यूजफुल या वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो इस वाल के जरिए किस में आ जाएंगे, बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि जो बोमेन कैप्सूल की वाल होती है वो बारीक होती है, इस वजह से जो यहाँ पर हमारे पास यूजफुल या वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं। अब बोमेन कैप्सूल के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, इसमें ग्लूकोज भी आ जाएगा, इसमें वाटर भी आ जाएगा, इसमें बहुत सारी दूसरी चीजें सॉल्ट्स वगैरह सारी की सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। और यहाँ से आगे नेक्स्ट जो चीजें हैं वो पास कर जाती हैं प्रोजिमल ट्यूब्यूल के अंदर चली जाती हैं। ये प्रोसेस जो हमारे पास हमने देखा कि ग्लोमेरुलस से जो चीजें हैं वो हमारे पास बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाती हैं, जिस फिल्ट्रेशन के जरिए आती हैं उसको हम नाम देते हैं फिल्ट्रेशन, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं। अब जो चीजें यहाँ पर बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाती हैं उनको हम नाम देते हैं फिल्ट्रेट का, फिल्ट्रेट। तो ये हमारे पास फिल्ट्रेट आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है वो हम देखते हैं, एक्टिव सिक्रीशन। एक्टिव सिक्रीशन में क्या होता है कि कुछ जो हमारे पास चीजें होती हैं वो तो हमारे पास फिल्ट्रेशन के जरिए इसके अंदर आ जाती हैं। अब कुछ चीजें जो होती हैं वो बड़ी होती हैं, वो इसके अंदर नहीं आ सकती। जैसे हमारे पास पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, कुछ इस तरह के आयन्स वगैरह होते हैं जो कि इसके जरिए फिल्ट्रेशन के जरिए बोमेन कैप्सूल के अंदर नहीं आ सकती। वो क्या करते हैं, उनको एक एनर्जी की मदद से, एक फोर्स की मदद से, ये हम इस वेसल को थोड़ा लंबा कर लेते हैं एफिरेंट वेसल को, तो वो कुछ फोर्स के जरिए क्या किया जाता है, उनको इस ट्यूब के अंदर एंटर करवाया जाता है। उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्टिव सिक्रीशन का, जिसमें कुछ जो चीजें हैं जो कि फिल्ट्रेशन के जरिए पास नहीं हुई थी उनको बाद में एक सिक्रीशन एनर्जी की मदद से पास करवाया जाएगा, उसको हमने नाम दे दिया एक्टिव सिक्रीशन का। और लास्ट पे जो हमारे पास स्टेप आता है उसको हम नाम देते हैं रीअब्जॉर्प्शन का, रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने देखा है कि यूजफुल प्रोडक्ट और वेस्ट प्रोडक्ट दोनों इसमें आ गई हैं ट्यूब्यूल के अंदर। अब उनको क्या किया जाता है कि जो हमारे पास
कुछ यूजफुल प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जैसे हमारे पास वाटर वगैरह, हमारे पास ग्लूकोज वगैरह, उनको बॉडी से, उनको इस ट्यूब से बाहर निकाला जाता है, उनको दोबारा खून के अंदर एंटर किया जाता है। उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रीअब्जॉर्प्शन का। रीअब्जॉर्प्शन ये ऐसा वर्ड है, री का मतलब, अब्जॉर्ब का मतलब होता है जज़ब करना, रीअब्जॉर्प्शन दोबारा जज़ब कर लेना। यूजफुल प्रोडक्ट कुछ ऐसी थी जैसे हमारे पास वाटर था, जैसे हमारे पास ग्लूकोज वगैरह था, उनको दोबारा से ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर करवाया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रीअब्जॉर्प्शन का। तो ये बेसिकली हमने किडनी के फंक्शन के बारे में पढ़ लिया। हमने आज जो पढ़ा वो हमने यूरिनरी सिस्टम पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ा, स्ट्रक्चर